ओके, तो सेल थ्योरी की बात करते हैं। तो सेल थ्योरी जो है हमारे दो साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, और ये दोनों ऐसे फ्रेंड्स भी थे आपस में। तो सबसे पहले इन 1838 जैकब मैथियस शेल्डन एंड 1839 थियोडर सिचुआन, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर जो है हमें सेल थ्योरी दी है। अब यहाँ पे बात करते हैं शेल्डन, तो ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। अब ये बॉटनिस्ट थे तो उन्होंने क्या किया था, प्लांट सेल को उन्होंने स्टडी किया था, उन्होंने प्लांट के बारे में स्टडी किया, उन्होंने प्लांट पर जो है वर्क किया। ओके, थियोडर सिचुआन जो थे ये भी हमारे जर्मन के ही थे, लेकिन ये जर्मन के जूलॉजिस्ट थे। जर्मन जूलॉजिस्ट, तो इन्होंने किस पे वर्क किया, इन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया, इन्होंने एनिमल्स के बारे में पढ़ा। ओके, तो हमारे जो जैकब मैथियस शेल्डन थे 1838 में, ये इन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया आइडिया दैट ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने प्लांट्स के बारे में स्टडी किया था, हम यहाँ पे मैंने सॉरी प्लांट्स इन्होंने प्लांट्स के बारे में स्टडी किया था। और उन्होंने जब प्लांट्स के बारे में स्टडी किया तो इनको पता चला कि जितने भी सारे प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। तब इन्होंने बताया कि भाई जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे किससे बने होते हैं, हमारे सेल से बने होते हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है, जो इनके फ्रेंड थे 1839 थियोडर सिचुआन, ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने एनिमल को स्टडी किया और उन्होंने बताया भाई जितने भी एनिमल्स हैं तो ऑल एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई एनिमल्स की भी जो बेसिक यूनिट की बात करें तो वो भी सेल है। तो हमारे जो मैथियस शेल्डन थे उन्होंने भी जब बोला, उन्होंने जब प्लांट्स के बारे में स्टडी किया तो उन्होंने बोला प्लांट्स की बेसिक यूनिट सेल है। तो इनको क्या समझ में आया कि जो दोनों ही प्लांट और एनिमल्स दोनों बहुत डिफरेंट एक दूसरे में, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी, हर चीज में भी, लेकिन दोनों की बेसिक यूनिट की बात अगर की जाए तो दोनों के दोनों किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। फिर उसके बाद जो है इन्होंने सेल थ्योरी दी। इन्होंने बताया सेल थ्योरी में कि भाई हमारे, इन्होंने दोनों ने मिलकर फिर सेल थ्योरी दी और उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, कि दोनों प्लांट और एनिमल्स जो है वो सेल से बने हुए हैं। लेकिन जो इनकी सेल थ्योरी थी उसमें अभी भी बहुत सारी कमियां लग रही थी। फिर हमारे एक न्यू साइंटिस्ट आए 1855 में, ही इज ऑल्सो अ जर्मन, ये जर्मन से ही थे लेकिन ये जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, और इनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। तो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है दैट इज रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, ये 1855 में आए। ही इज जर्मन बायोलॉजिस्ट, ये जर्मन बायोलॉजिस्ट थे एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो क्या था, इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। अगर पूछा जाए हु मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, दैट इज अ रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया, ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी को जो है मॉडिफाई किया, उसमें कुछ चेंजेस करे और सेल थ्योरी को जो है बेटर बनाया, पहले से काफी इंप्रूव किया उसमें। Omnis cellula, e cellula, this is a phrase which was given by Rudolf Virchow. He said that each cell derives from a pre-existing cell. No cell can originate spontaneously, which means Rudolf Virchow ने ये phrase दिया है omnis cellula e cellula, और इन्होंने इसमें क्या बोला, इन्होंने बोला कि कोई भी जो सेल है वो अचानक से या स्पॉन्टेनियसली रेंडमली नहीं आता है। हर जो न्यू सेल फॉर्म हो रहे हैं, जितने भी न्यू सेल्स बन रहे हैं, वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन रहे हैं, यानी कि जो पहले प्रीवियस सेल था उसी से ही जो है न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। तो इन्होंने क्या क्या पॉस्टुलेट दिए सेल थ्योरी के। अब इन्होंने यहाँ पर कुछ चीजें चेंजेस करी और फिर फाइनल जो सेल थ्योरी थी वो क्या थी। फर्स्ट पॉइंट क्या है सेल थ्योरी का, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने, कि सेल ने आगे जो भी प्रोड्यूस किया, जो बनाया सेल, जैसे सेल ने बनाया टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, तो भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर वो सारे के सारे सेल से बने और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। फिर उन्होंने सेकंड पॉइंट बोला, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन सेल। सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या क्या आ जाएगा, देखो जैसे हम खाना खाते हैं इस तरीके से हमारा सेल भी जो है फूड इनटेक करता है, वो भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है ना। तो सेल फूड भी इनटेक करता है, वो भी डाइजेशन करता है, वो भी रेस्पिरेशन करता है,
वहां पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, वो भी एक्सक्रीशन करता है। तो भाई जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, वो सारी सारी सेल में होती है। तो उन्होंने बोला जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है टेक प्लेस इन सेल, the cell are structural and functional unit of life and that's why cell is called structural or functional unit of life। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट सेल थ्योरी में क्या था? all cell arise from pre-existing cells only। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी सेल थे वो अराइज हुए हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ओके, नो सेल कैन ऑरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली और डी नोवो या अन्यू। कोई भी सेल जो है वो स्पॉन्टेनियसली या अचानक से जो है नहीं बन गया अपने आप की, वही अपने आप सेल बन गया, ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। कोई न्यू सेल ऐसे फॉर्म नहीं हुआ है। सारे सेल जितने भी बने हैं वो न्यू जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थे उन्हीं से बने हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसकी लाइफ की शुरुआत, चाहे वो हायर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो लोअर ऑर्गेनिज्म, चाहे आप एक चींटी की बात कर लो, चाहे एक ह्यूमन बीइंग की बात कर लो, चाहे आप एक बंदर की बात कर लो, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे छोटे से छोटा हो बड़े से बड़ा हो, उसकी शुरुआत हमेशा सिंगल सेल से होती है। पहले एक सिंगल सेल होता है, फिर उसके साथ मिलते हैं तो वो टिश्यू बनते हैं। तो इस तरीके से कंबाइन होकर मतलब हर ऑर्गेनिज्म की जो स्टार्टिंग होती है, उसकी लाइफ की स्टार्टिंग एक सिंगल सेल से होती है। इस थ्योरी में जो है वायरसेस को एक्सेप्शन में रखा, क्योंकि हमें पता है वायरसेस जो है ना तो हम उन्हें लिविंग बोलते हैं और ना ही हम उन्हें नॉन लिविंग में कंसिडर करते हैं। ठीक है, वो बॉर्डर ऑफ लाइन पे रख दिया हमने उनको। अगर वो किसी होस्ट बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है तो उन्हें हम बोल देंगे वो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई होस्ट बॉडी मिल जाती है, उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो लिविंग हो जाते हैं, क्योंकि वो लिविंग हो जाते हैं, फिर अपनी जो है अपनी रेप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं, एकदम से जिंदा हो जाते हैं। तो इसलिए इस थ्योरी जो सेल थ्योरी थी उसमें किसको एक्सेप्शन में रखा गया? वायरस को रखा गया। सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारे जो सेल है वो किसने डिस्कवर किया था? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। किस में डिस्कवर किया था ये भी पूछा जाता है, और किस ईयर में किया था ये भी पूछा जाता है। ओके, और कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लाइफ सेल को डिस्कवर किया था? फ्री लिविंग सेल, दैट इज एंटन वॉन लिवनहॉक। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। जेई पुरकिंज ने क्या टर्म दी थी? दैट इज अ प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर हैकल के बारे में बात करें, अर्नेस्ट हैकल, तो उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था? उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस ही जो है वो स्टोर भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है हेरिडिटी कैरेक्टर को, वही रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के लिए। ओके, अब बात आती है, हमने पढ़ लिया सेल क्या होता है, कैसे कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, कैसे कैसे सेल थ्योरी बनी। ठीक है, और इनको किसने मॉडिफाइड किया? वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, दैट इज रुडोल्फ विर्चो। और उन्होंने क्या बोला था? जितने भी सेल होते हैं वो कहाँ से आते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है हमारे न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। हमने सेल के बारे में पढ़ लिया। अब हमें पता चल चुका है हर ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या है? सेल है, चाहे वो छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म हो या बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया गया है दो पार्ट में। दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट यूनिसेलुलर एंड सेकंड मल्टीसेलुलर। हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किस बेसिस पर किया है? ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है, डिवाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। भाई कितने सेल्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग वन, या फिर आप बोल सकते हो सिंगल सेल। दे हैव सिंगल सेल और दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी बोल देते हैं, ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, भाई मल्टी है तो मतलब मैनी सेल्स, जिनके पास बहुत सारे सेल्स हो, जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर ली हमने और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात। अब इनमें जरा हम डिफरेंशिएट देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल सेल से। On the other hand, multicellular organism consists a large number of cells. Multicellular organism में बहुत सारे नंबर में सेल्स होते हैं, मल्टीपल सेल्स होते हैं। All activities of the organism are performed by a single cell. यूनिसेलुलर में जितनी भी एक्टिविटीज होती है, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, जो भी मतलब सेल की एक्टिविटी होती है जो भी उसके अंदर,
वो सिर्फ एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है, वो सारी एक्टिविटी सिंगल सेल ही करता है। अगर बात करें हम मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म की, अ सिंगल सेल परफॉर्म वन और फ्यू एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सिंगल सेल जो है वो कुछ ही काम करता है, सारे काम नहीं देती हमने उसको। अब देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, दो घर है, एक में एक ही पर्सन है और एक में बहुत सारे लोग हैं, तो क्या होगा, जब जिस घर में एक ही पर्सन है उसी को सारे घर के काम करने पड़ेंगे, सब कुछ वही करेगा और खाना भी बनाएगा, सफाई भी करेगा, हर चीज करेगा। और एक घर जिसमें बहुत सारे लोग हैं तो भाई सबका काम बढ़ जाएगा ना, डिवीजन हो जाएगा लेबर का, तो कोई कुछ काम करेगा तो कुछ काम करेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल है तो उसको सारे फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल को जो है, एक सिंगल सेल को कुछ ही काम करने पड़ते हैं, सारे काम नहीं करने पड़ते। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, भाई एक सेल है वो किसको काम बताएगा, तो कोई डिवीजन ऑफ लेबर है नहीं। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इतने सारे सेल्स होते हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया गया, काम को बांट दिया गया, अच्छा तू ये काम करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तुम डाइजेशन में करोगे, तुम एक्सक्रीशन में हेल्प करोगे, तुम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करोगे। ठीक है जी। रिप्रोडक्शन कंज्यूम अ सिंगल सेल। अब रिप्रोडक्शन की अगर बात आती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो भाई वो जो सिंगल सेल है वही रिप्रोडक्शन में टेक प्लेस करेगा, वही पार्टीशन करेगा, वही जो है पार्टिसिपेट करेगा सॉरी रिप्रोडक्शन में। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो हम जरा एक बार ध्यान से देख लेते हैं। तो जो हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें दो टाइप के जो है सेल पाए जाएंगे। पहला होता है हमारे जो नॉर्मल सेल है, मतलब आप इन्हें बोल सकते हो, एक होते हैं सेक्स सेल्स और एक होते हैं नॉन सेक्स सेल्स। जो नॉन सेक्स सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स, और जो सेक्स सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं जर्म सेल्स। ओके, तो ये जो हमारे जर्म सेल्स हैं ये जो है टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, ये कंट्रीब्यूशन देते हैं रिप्रोडक्शन का। जर्म सेल्स की वजह से जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जर्म सेल। और सोमैटिक सेल्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता रिप्रोडक्शन में। तो जो इनके अलावा, जर्म सेल के अलावा जितने भी आपके सारे सेल्स हैं, ऑल आर सोमैटिक सेल्स। अब बात करते हैं लाइफ स्पैन की। यूनिसेलुलर जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ऑब्वियसली एक छोटा सा सेल उनकी बॉडी के अंदर, तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्ट होता है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो लॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। If you like this video, please like, share and subscribe to my channel for more updates.